काले कपड़ों वाला जनरल जिससे कांपते थे अंग्रेज, कफन भी जिसे काले कपड़ों का नसीब हुआ, जिस पहाड़ी गांधी ने इनकलाब की ऐसी अलग जगाई कि पहाड़ों में भी आजादी के नारे गूंजे, उस वीर सपूत को क्यों भुला दिया गया। बुलबुले पहाड़ या पहाड़ी गांधी, कुछ लोग तो उन्हें काले कपड़ों वाला जनरल कहते थे। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी हुई तो विरोध का ऐसा तरीका निकाला जो उनकी पहचान बन गया। प्रण किया कि आजादी मिलने तक सिर्फ काले कपड़े पहनेंगे। अंतिम सांस तक अंग्रेजों से लड़ते रहे। कफन भी काले कपड़ों का नसीब हुआ। पहाड़ी गांधी ने इंकलाब की ऐसी अलग जगाई कि पहाड़ों में भी आजादी के तराने सुनाई देने लगे। 11 बार जेल गए, 9 साल सलाखों के पीछे बिताए, फिर भी हम आजादी के उस मतवाले को भुला बैठे। ये कहानी है बाबा कांशीराम की। कांगड़ा, हिमाचल के जिला पंचायत गुरनबाड़ पदियाल में 1882 में देश के इस वीर सपूत ने जन्म लिया था। पिता लखनऊ राम ने बचपन में ही ब्याह कर दिया। कांशीराम की तब उम्र थी करीब 7 साल। उनकी पत्नी तब 5 साल की थी। 5 साल बीते थे कि कांशीराम के सिर से पिता का साया उठ गया। पढ़ाई लिखाई बंद हो गई। घर चलाने के लिए कांशीराम को लाहौर जाना पड़ा। ये दौर था जब देश के कोने कोने से आज़ादी की आवाज़ मुखर हो रही थी। 11 साल के कांशीराम भी इससे प्रभावित हुए बगैर नहीं रह सके। काम की तलाश में लाहौर गए कांशीराम की मुलाकात लाला हरदयाल, भगत सिंह के चाचा सरदार अजीत सिंह और मौलाना बरकत से हुई। कांशीराम काम धंधे के बाद जो वक्त मिलता उसे माँ भारती की आज़ादी में लगाने लगे। 1905 में कांगड़ा में भूकंप से भीषण तबाही हुई। 20,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। कदम कदम पर पशुओं के शव पड़े थे। शवों की दुर्गंध से महामारी फैलने लगी। लाला लाजपत राय के साथ एक टीम मदद के लिए कांगड़ा पहुंची। यही वक्त था जब लाला से पहली बार कांशीराम की मुलाकात हुई। कांशीराम दिन रात लोगों की मदद में जुटे थे। गांव गांव घूमते, एक एक घायल से मिलते। उनके सेवा भाव को देख लाला लाजपत राय भी उनके प्रशंसक बन गए। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो कांशीराम अमृतसर में ही थे। उन्होंने अंग्रेजों का जमकर विरोध किया। 5 मई 1920 को लाला लाजपत राय के साथ कांशीराम को भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। धर्मशाला जेल में करीब 2 वर्षों तक रहे। जेल का उनका यह पहला अनुभव था। बाबा कांशीराम ने फिर मुड़कर नहीं देखा। पूरे देश को ही अपना परिवार मान लिया। पूरे जीवन में 11 बार जेल गए। 9 साल सलाखों के पीछे गुजर गए। लेकिन ऐसा नहीं था कि जेल में कांशीराम का विरोध दब गया हो। अंग्रेज जब भी उन्हें जेल में डालते वहां देशभक्ति से भरी कविताएं, कहानियां लिखते। एक उपन्यास, 509 कविताएं और 8 कहानियां लिखी। जेल से जब रिहा होते तो उन्हीं कविताओं, कहानियों से लोगों को देश की आज़ादी के लिए तैयार करते। वो दौर था जब मैदानी इलाकों में तो देश की आज़ादी की लड़ाई जोर शोर से लड़ी जा रही थी, लेकिन पहाड़ों में सन्नाटा था। पहाड़ों में ग्राम देवी देवताओं का खूब प्रभाव है। कांशीराम जानते थे कि पहाड़ियों को जगाना है तो ग्राम देवी देवताओं का नाम लेना ही होगा। कुल देवताओं का नाम लेकर गांव गांव कविताएं सुनाते। कांशीराम जिंद जवाड़ी, जिंदबाज नीलाणी, इक्को बार जमना, देश बड़ा है कौम बड़ी है, जिंद अमानत उस देश दी, कुलजा मत्था टेकी कने, इंकलाब बुलाना। कविता गाते तो गांव से बच्चे, बूढ़े, जवान, महिलाएं सब जमा हो जाती। तब पहाड़ी भाषा में ही अंग्रेजों की दासना की कहानियां और कविताएं सुनाते। भारत माँ जो आज़ाद कराने ताई, मावा दे पुत्र चढ़े फांसियां, हंसदे हंसदे आज़ादी दे नारे लाई। कविता जब सुनाते तो गांव वालों की आंखें नम हो जाती। युवाओं की टोली उनके साथ चलने लगती। अपने बेटों को कांशीराम के साथ जाते देख माएँ पूछती, हे साधु कौन हो तुम, कुल घराना क्या है तुम्हारा। कांशीराम उसका जवाब भी अपनी कविताओं से ही देते थे। मैं कुण कुण घराना मेरा, सारा हिंदुस्तान है मेरा। भारत माँ है मेरी माता, ओ जंजीरा जकड़ी है, ओ अंग्रेज़ां पकड़ी है, उसनु आज़ाद कराना है। 1931 के बाद कांशीराम हमेशा काले कपड़े ही पहनते। जहाँ जाते वहाँ से सैकड़ों लोगों की भीड़ उनके पीछे चलने लगती। उनकी सभाओं में इतनी भीड़ जुटती कि मानो आसपास के पूरे गांव खाली हो गए हों। सैकड़ों लोगों की भीड़ जो साथ चलती उसे इनकलाबी फौज कहा जाता था। आगे काले कपड़ों में चलने वाले कांशीराम को इस फौज का जनरल कहते। यही कारण था कि लोगों ने उन्हें काले कपड़ों वाला जनरल कहना शुरू कर दिया। 1937 का वो दौर था। अंग्रेज भी समझ चुके थे कि अब ज्यादा दिन इस देश में रहना संभव नहीं है। जवाहरलाल नेहरू बड़े नेता के तौर पर उभरे थे। होशियारपुर के गद्दीवाला में उनकी एक सभा थी। वहाँ कांशीराम को भी विशेष तौर पर बुलाया गया था। कहते हैं कि सभा में कांशीराम ने जब कविताएं सुनाई तो दूर दूर तक तालियों की गड़गड़ाहट रुकने का नाम नहीं ले रही थी। उनकी इसी लोकप्रियता को देखते हुए नेहरू ने तब पहाड़ी गांधी की उपाधि दी। कांशीराम की कविता कहने की शैली गजब की थी। यही कारण था कि एक बार मंच पर सरोजनी नायडू बैठी थी।
कांशीराम ने कविता सुनाई तो सरोजनी नायडू खड़ी होकर काफी देर तक ताली बजाती रहीं। उन्होंने तब बुलबुले पहाड़ के नाम से उन्हें संबोधित किया था। अंग्रेजों ने कांशीराम को तमाम यातनाएं दी, उल्टा टांग कर मिर्च का धुआं दिया तो कभी बर्फ की सिल्ली पर लिटाकर पिटाई की। अंग्रेज सोचते थे ऐसे जुल्म से कांशीराम का मन बदल जाएगा, लेकिन हुआ इसका उल्टा। वो जब भी जेल से रिहा होते गांव में पहुंच जाते, फिर लोगों को देश की आज़ादी के लिए लड़ने से जुड़ने लगते। इनकलाब की लड़ाई 1943 तक जारी रही। काले कपड़ों वाले जनरल ने 15 अक्टूबर को आखिरी सांस ली। देश को आज़ाद देखने की उनकी इच्छा अधूरी रह गई, लेकिन उनके चाहने वालों ने उनका प्रण अंतिम समय तक पूरा किया। अंतिम विदाई का वक्त आया तो कफन लाया गया। सफ़ेद कफन को हटाकर काले कपड़ों में बाबा कांशीराम का अंतिम संस्कार किया गया। देश के इस महान क्रांतिकारी को याद करते हुए 23 अप्रैल 1984 को इंदिरा गांधी ने डाक टिकट जारी किया। देश उसके बाद कांशीराम को मानो भूल गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज़ादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम की शुरुआत की तो एक बार फिर कांशीराम को याद किया गया। कई जगह उनके त्याग, स्वाधीनता की लड़ाई और बलिदान की कहानियां सुनाई और दिखाई गईं।